Hello, in this video we are going to discuss some important news in detail. The first news is about the negative impact of extreme weather events on water, sanitation and hygiene. अब ये एक केस स्टडी है जो इंडिया की दो लीडिंग सिटीज़ दैट इज़ भुवनेश्वर और जयपुर में की गई है और उसके बेसिस पे ये डिराइव किया गया है कि कैसे कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट आता है तो उसका वॉश पे कैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब हम इस न्यूज़ को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो इंडिकेटर यहाँ पे लिया गया है वो है टैप वाटर कनेक्शन। नॉर्मली भुवनेश्वर में 92% हाउस होल्ड टैप वाटर से कनेक्टेड है और जयपुर में इट इज़ 77%। बट ड्यूरिंग एनी एक्सट्रीम इवेंट ये दिस ड्रॉप्स टू फ्रॉम 92% to 77% in Bhubaneswar and from 77% to only 25% in Jaipur. This is all about this tap water connection. Second thing the writer had talked about is open defecation. भुवनेश्वर में नॉर्मली इट इज़ ओनली 6% एंड जयपुर में है ये 11%। लेकिन जैसे ही कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट आया तो ये फ्रॉम 6% to 18% इंक्रीज हो जाता है भुवनेश्वर में एंड फ्रॉम 11% to 80% और ये इंक्रीज हो जाता है जयपुर में। थर्ड चीज़ जो राइटर ने पॉइंट आउट की है वो ये की है कि 80% ऑफ स्लम रेसिडेंट्स इन भुवनेश्वर एंड 63% ऑफ स्लम रेसिडेंट इन जयपुर रिपोर्टेड सम काइंड ऑफ फीवर, स्किन इन्फेक्शन और मलेरिया एंड डेंगू ड्यूरिंग एनी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और थर्ड चीज़ जो राइटर ने शो करने की कोशिश की है वो है कि वुमेन एंड गर्ल्स दे सफ़र द मोस्ट। वो क्या है, उसके दो रीज़न हैं। एक तो उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन चैलेंज को फेस करना पड़ता है उन्हें ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट, क्योंकि उन्हें प्रॉपर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, सैनिटरी पैड्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। और सेकंड दे हैव टू फेस हैरासमेंट। इसका क्या रीज़न होता है, क्योंकि कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट है तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज होगी, आपकी जॉब लॉस भी हो सकता है वहाँ पे। तो ऐसे में जनरली मेल जो होते हैं वो वुमेन को ही हरास करना स्टार्ट कर देते हैं, उन पे चिल्लाना, उनको मारना, ऐसी चीज़ें कंडीशंस सामने आती हैं। तो ये है केस स्टडी जो कि शो करती है कि कैसे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर। हम इसको एज ए आंसर राइटिंग यूज कर सकते हैं, GS1 में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये सोसाइटी में इस चैलेंजेस फेस बाय वुमेन में भी इसको डाल सकते हैं। इसी सेम ये न्यूज़ को हम GS3 में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये शो कर सकते हैं कि कैसे कि क्लाइमेट चेंज है वो हमारे वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन को इम्पेक्ट कर रहा है। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। जो सेकंड न्यूज़ है हमारी वो भी एक केस स्टडी है जिसको हम हमारे आंसर राइटिंग के GS1 में जो सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट आता है, सोशल कैपिटल, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये है जो केस स्टडी है वो चार घेरी जो कि एक विलेज है वेस्ट बंगाल में, वहाँ की है। वहाँ पे 2019 में साइक्लोन आया जिसने वहाँ के आसपास के सारे मैनग्रोव है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक आदमी जिनका नाम है उमा शंकर, उन्होंने लीड ली और वहाँ की जितने भी लोकल लोग थे उनको साथ में इकट्ठा किया और उन्होंने मैनग्रोव प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। और जितना भी कोस्टल रीजन था वहाँ का, वहाँ सारे आसपास में उन्होंने मैनग्रोव की जो प्लांटेशन थी वो की। तो ये जो मैनग्रोव की प्लांटेशन थी ना, उन्होंने उन लोगों को कैसे हेल्प की, उन्होंने उन लोगों को कोस्टल जो इरोजन होता है उससे बचाया उन्होंने, मैनग्रोव ने। सेकंड चीज़ जो ये हुई कि आगे जो फर्दर साइक्लोन्स आए उनका जो इम्पेक्ट था जो विलेज में वो कम हुआ। मैनग्रोव ने वहाँ के लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करने में हेल्प करी। फोर्थ चीज़ जो मैनग्रोव ने की वो की वाटर प्योरीफिकेशन में, और वहाँ उन लोगों को जलाने के लिए वो लकड़ी भी मिलने लग गई।
और अभी रिसेंटली वहाँ पे एक स्टडी की गई कि जो इन लोगों ने मैनग्रोव प्लांट किए थे वो एक मेजर कार्बन सिंक भी बन चुके हैं, और वहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो सराउंडिंग एरिया से बेटर फाइंड की गई है। ऐसे ही एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हमारे लिए नोट करने वाली, कि मैनग्रोव है वो 10 टाइम्स मोर कार्बन फ्रॉम दी, वो एबल हैं कि 10 गुना कार्बन वो एयर से रिमूव कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि वे मैनग्रोव हैं वो कार्बन को लेते हैं अपने अंदर, और फिर वो उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र इट टू दी सोइल, और सोइल के अंदर ट्रांसफ़र करके उसको परमानेंटली वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो इसलिए मैनग्रोव की जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की कैपेबिलिटी है वो 10 टाइम्स मोर है किसी भी और कार्बन कैप्चर या स्टोरिंग टेक्निक से रिलेटेड। तो ये थी ये न्यूज़ के बारे में, जिसको हम GS1 के सोशल कैपिटल एज ए सोशल कैपिटल के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो है कि रिसेंटली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने नई सिकल सेल को ट्रीट करने के लिए एक मेथड डेवलप किया है जिसका नाम दिया गया है कास-जीवी। अब ये जो थेरेपी है उसका यूज़ करके हम सिकल सेल को ट्रीट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले सिकल सेल के बारे में जान लेते हैं कि सिकल सेल क्या है। तो सिकल सेल इज़ ए जेनेटिक एरर डिजीज़ जिसमें कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्रेसेंट शेप के हो जाते हैं। मतलब कि नॉर्मली जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं वो ऐसे राउंड होते हैं, लेकिन सिकल सेल आता है एनीमिया की वजह से वो कुछ ऐसे हो जाते हैं, उनका शेप कुछ इस तरह का हो जाता है। तो ये जब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि सिकल लाइन सेल कैनॉट मूव अराउंड ईजिली इन द वेसल्स रिजल्टिंग इन ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड फ्लो। अब देखो ये यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें भी उन्होंने बताया है कि जैसे ये राउंड होते हैं, जब इनकी शेप राउंड होती है तो ये आराम से मूव कर पाते हैं, लेकिन जब इनकी शेप कुछ इस टाइप की हो जाती है, सी लेटर, इंग्लिश का जो सी लेटर होता है उसके टाइप की हो जाती है, तो ये हमारी जो वेसल्स है उनको ब्लॉक कर देते हैं, अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता इनका। तो ये हमारी वेसल्स को ऐसे ब्लॉक भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, बॉडी में पेन वगैरह ऐसी भी शिकायत हो सकती हैं। तो ये बताया, ये होता है सिकल सेल। एन एस्टिमेटेड कि 30 to 40,000 चिल्ड्रन इन इंडिया आर बोर्न विथ दिस डिसऑर्डर एवरी ईयर। मतलब 30 से 40,000 लोग आते ही आते हैं। और इसकी वजह से जो मैं बता ही दिया कि हार्ट बीट्स हो सकती हैं और ब्रीदिंग में भी आपको दिक्कत हो सकती है, बॉडी में पेन वगैरह ऐसी काफ़ी सारी शिकायत आ सकती हैं सिकल सेल की वजह से। और इंडिया में जो प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के केसेस मिलते हैं, दे आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम एंड मेघालय। ये हैं स्टेट्स। अब ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें CRISPR-Cas9 का इन लोगों ने यूज़ करके और ये कास-जीवी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि हम जिससे ये हेरिडेटरी सिकल सेल है इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हमें इसमें याद रखने वाला ये चीज़ है कि एक तो कास-जीवी है क्या और ये कैसे बनाया गया, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये चीज़ बनाई गई है। वैसे तो UPSC ने पहले ही Cas9 पे क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आगे भी वो इस पे क्वेश्चन पूछ सके। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस टेक्नोलॉजी में, बस एक जो कंसर्न अभी तक आ रहा है वो आ रहा है कि जो प्राइस है, प्राइस ऑफ थेरेपी वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी इसकी रिसर्च चल रही है, अभी ये चीज़ डेवलप हो रही है, तो इसकी प्राइस अभी ज़्यादा है। ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इन फ्यूचर और ज़्यादा रिसर्च होगी तो हो सकता है इसकी प्राइस कम हो जाए। तो ये थी न्यूली डेवलप्ड जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टू ट्रीट सिकल सेल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, दैट इज PM जन मन। ये रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है ट्राइबल्स के लिए, इन पर्टिकुलर
PVTG जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ये स्कीम का मेन एम क्या है? एम है उनको हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना इस स्कीम की हेल्प से। अब जो ये स्कीम है वो लॉन्च की गई थी बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी के, जिसको कि मार्क किया जाता है एज ए जनजातीय गौरव दिवस। अब हम थोड़ा सा PVTG के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि करंटली इंडिया में देर आर 75 ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जिनको अभी तक PVTG क्लासीफाई किया गया है। PVTG वो हैं जो कि सोशली, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। और 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया में जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो है 10.45 करोड़। रिसेंटली इंडिया में उड़ीसा में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ PVTG है, दैट इज़ 8.66 लाख, followed by Madhya Pradesh that is 6.09 lakh and then Andhra Pradesh that is 5.39 lakh। ओके, तो ये था PVTG के बारे में। इसमें साथ साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी कोलैब करेगी टू सेटअप वेलनेस सेंटर, जहाँ पे इनको सैनिटेशन, हेल्थ जैसी सर्विसेज एक्सेस कर सकेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि उनको स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग देगी। तो ये थी हमारी PM जनमन स्कीम के बारे में। अब जो लास्ट न्यूज़ है वो है इज़ अबाउट ओशियन वार्मिंग और इसका ग्लोबल मरीन लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अभी रिसेंटली जो स्टडी कंडक्ट हुए है उससे पता चल रहा है कि क्योंकि जो ट्रॉपिक्स है, यहाँ पे इक्वेटर है, ये जो ट्रॉपिकल वाटर है ना ये ज़्यादा हीट हो जा रहा है। तो ये ज़्यादा हीट होने की वजह से जो यहाँ पे मरीन स्पीशीज़ थी वो अब धीरे धीरे क्या कर रही हैं, ट्रॉपिक्स की तरफ पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है, फ्रॉम ट्रॉपिक टू पोल्स। यही है कि देखो ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज़ टू मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। अब ये मूवमेंट होगा ना कि उसकी वजह से क्या होगा कि पोल्स की तरफ क्या हो जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा फॉर हैबिटेट एंड न्यू प्रीडेटर्स टू अराइव ऑन द सीन। क्योंकि ये वहाँ पे जब ट्रॉपिक्स से पोल्स की तरफ जाएंगी तो रहने के लिए, हैबिटेट के लिए और फूड के लिए, दोनों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। दिस मास मूवमेंट ऑफ मरीन लाइफ टर्म्ड एज ट्रोपिकलाइजेशन इज चेंजिंग द इकोलॉजिकल लैंडस्केप of the ocean and leading to a cascade of consequences for ecosystem, biodiversity and potentially the global economy। अब ये जब मूवमेंट होगा फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल तो यहाँ पे जो पोल्स की तरफ है यहाँ पे स्पीशीज़ की डेंसिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जो फूड अवेलेबिलिटी है वो तो उतना का उतना ही रहेगा। तो उन स्पीशीज़ के बीच में आपस में कंपटीशन बढ़ सकता है। और हमें पता है इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा है कि जब कंपटीशन होता है ना तो दोनों ही स्पीशीज़ को बेनिफिट नहीं होता, दोनों ही स्पीशीज़ नेगेटिव में रहती हैं। तो इससे हो सकता है कि कुछ जो क्रूशियल स्पीशीज़ है जो सिर्फ पोल्स में ही मिलती हैं उनके एक्सटिंक्ट होने का भी खतरा है। तो ये जो न्यूज़ थी कि कैसे ओशियन वार्मिंग ग्लोबल मरीन लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।